हेलो दोस्तों, मैं महेश सर आप लोगों का महेंद्राज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत करता हूँ। चलिए, हम लोगों ने जो पिछला लेक्चर था उस पर कोशिका स्टार्ट कर दिया था, साइटोलॉजी स्टार्ट कर दिया था। बायोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट हुआ था जिसमें साइटोलॉजी एक टॉपिक आपका चैप्टर बनता है। कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान में छोटी छोटी चीज़ें हमने बताया था। उसी सीरीज को फिर से कंटिन्यू आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, यहाँ से फिर से हल्का सा एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। कोशिका की खोज किसने किया था? बताया था रॉबर्ट हुक ने किया था। अब थोड़ा सा रॉबर्ट हुक के बारे में बताया था तो उसी चीज़ को थोड़ा और आगे बात करते हैं। देखिए, कोशिका की खोज पहली बार रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन मृत कोशिका की खोज किया था उसने, जीवित कोशिका की खोज नहीं किया था। और 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज पहली बार मृत कोशिका की किया। उसने माइक्रोस्कोप से कोशिका के बारे में बताया कि कोशिका एक प्रकार का क्या है, किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ध्यान दीजिएगा, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, यहाँ तक कल भी बताया था। थोड़ा उस चीज़ को फिर से केस स्टडी के फॉर्म में एक केस करा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, अगर केस नंबर फर्स्ट में लूँ यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये पेन है, तो ये पेन क्या है? ये पेन किससे मिलकर बना हुआ है? सेल से। ठीक है। अगर ये चश्मा है तो किससे मिलकर बना है? सेल से। बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है कि कोशिका क्या है, किसी भी, अब मैं यहाँ नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है। तो नॉन लिविंग थिंग्स में भी भले ये नॉन लिविंग थिंग्स है, यानी निर्जीव है, लेकिन है बना किससे है? ये कोशिका से। जैसे इसमें कहा क्या? संरचना और क्रियात्मक कहा है, कार्य। क्रियात्मक यानी कार्य की बात कर रहा है। दो चीजें, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का मतलब कि इस जो सेल होगी उस सेल का कोई ना कोई तो स्ट्रक्चर होगा, एक तो स्ट्रक्चर प्रदान करेगा, दूसरा उसका क्या होगा? कार्य। जैविक प्रक्रिया को चलाने के लिए कार्य होना चाहिए। जैसे इस मार्कर, ये सेल से मिलकर बना है, लेकिन इस मार्कर में जो सेल्स है वो सेल्स क्या कर रहा है? कोई ना कोई कार्य कर रहा है। मतलब कोशिका जो जीवित अवस्था में होगी वो उसमें वाइटल एक्टिविटीज, एक शब्द पकड़िएगा, वाइटल एक्टिविटीज। और वाइटल एक्टिविटीज को हिंदी में कहा जाता है जैविक प्रक्रिया। यानी कोशिका के अंदर, देखिए ध्यान रखिएगा, कोशिका के अंदर प्रोटोप्लाज्म पाया जाएगा और वह प्रोटोप्लाज्म के बारे में बात करूंगा। वह प्रोटोप्लाज्म का जो काम होगा, लाइफ को, कोशिका की लाइफ को सुचारू रूप से चलाना, लाइफ की कोशिका को सुचारू रूप से चलाना। जैसे कोशिका के अंदर, अगर मान लीजिए कोशिका के अंदर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? ऊर्जा को क्या करना? स्टोर करना। और जब कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो मेटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रक्रिया, उपापचय और अपचय, हिंदी में उपापचय और अपचय, मेटाबॉलिक प्रक्रिया को मेंटेन करेगा। और मेटाबॉलिक प्रक्रिया को मेंटेन करके फिर से ऊर्जा को क्या करेगा? कोशिका को देगा, जिस कारण से कोशिका प्रॉपर वे में क्या होगी? फंक्शनल होगी, कार्य करेगी। इस कारण से कोशिका को संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। और यही कोशिका आगे चलकर, मैंने बताया था कि यही कोशिका स्ट्रक्चर और फंक्शन जब देगी तो ये किसका निर्माण करेगी? टिश्यूज का, यानी ऊतक का। किसका निर्माण किया इसने? ऊतक का। और उस दिन बताया था मैंने कि हमारे शरीर का या जीवन का जो क्रम है वह क्रम कैसा है? सबसे पहले कोशिका, फिर क्या आया? ऊतक, और ऊतक के समूह के बाद क्या आया? अंग, अंग के बाद अंग तंत्र, और अंग तंत्र के बाद संपूर्ण शरीर। जैसे हमारे शरीर में सभी अंग, संपूर्ण शरीर, और जैसे हमारी संपूर्ण शरीर चल रही है तो वो अगर उसकी सबसे छोटी इकाई की बात किया जाए तो वो क्या कहलाएगी? कोशिका। और कोशिका के बारे में इतनी चीज ध्यान दीजिएगा। फिर अगला टॉपिक यहाँ से हम लोग लेते हैं कि अगर अब तो निर्जीव की बात किया, इसने किया क्या था? रॉबर्ट हुक के बारे में थोड़ा और जान ले। रॉबर्ट हुक ने क्या क्या किया था? रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 ईस्वी में कार्क लाइक स्ट्रक्चर देखा। और कार्क का मतलब, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, खाली स्थान होता है, चैम्बर होता है। जैसे गोला गोला चैम्बर के फॉर्म में बात किया। जैसे मान लीजिए इसने बताया कि ये खाली स्थान थे और इस खाली स्थान में, इस खाली स्थान का क्या है? कोई ना कोई स्ट्रक्चर है, कोई ना कोई क्या है? स्ट्रक्चर है। ये देखिए,
ठीक, ये कोई ना कोई इसका क्या है स्ट्रक्चर है। और ये देखिए ये, और आगे चल करके ये यही स्ट्रक्चर में जब कोशिकीय अंग का विकास हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का, प्रोटोप्लाज्म का, साइटोप्लाज्म का, गोल्जी काय का, लाइसोसोम का, तो ये सब सुचारू रूप से क्या करेंगे, कार्य करना चालू कर देंगे। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये इस तरह के स्ट्रक्चर की बात किया इसने। अगर इसको और थोड़ा सा मॉडिफाइड किया जाए, ये देखिए चैम्बर, एक चैम्बर, दो चैम्बर, तीन चैम्बर, ये चैम्बर की फॉर्म में है, यानी खाली स्थान है ना। और इस खाली स्थान को ही इसने क्या नाम दिया था, कोशिका, यानी कोशिका नाम भी किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने दिया था। रॉबर्ट हुक ने दिया था 1665 ईस्वी में। फिर यहाँ से ध्यान दीजिए, रॉबर्ट हुक साहब ने मधुमक्खी के छत्ते में जो डेड सेल्स थी, उस डेड सेल्स में क्या बताया कि इस डेड सेल्स में, एक प्रैक्टिकल करा के दिखाता हूँ मैं। रॉबर्ट हुक साहब ने क्या किया, इस तरह से जो मधुमक्खी के छत्ते अगर आप देखे होंगे तो मधुमक्खी के छत्ते में बात किया इसने कि यहाँ पे जो सेल है, डेड सेल्स है, मतलब डेड सेल्स को देखा इसने पहली बार जब, तो इसको इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दिया, माइक्रोस्कोप से इसने देखा, इसको इस तरह से कुछ क्या दिखाई दिया, स्ट्रक्चर दिखाई दिया, जिसका कोई फिक्स आकार नहीं होता, और कोशिका वास्तविक में कोशिका का कोई फिक्स आकार नहीं होता। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, इसके बारे में इसने बताया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये था मधुमक्खी के छत्ते में जब इसने पहली बार और कार्क की बात किया, तो इसने इसी चैम्बर का नाम क्या दिया, इसी चैम्बर को हिंदी में इसने नाम दिया, जो चैम्बर दिखाई दे रहा है, इस चैम्बर का नाम दिया इसने क्या, सेल। इसको कोष्ठ कहा जाता है, इस कोष्ठ का नाम इसने क्या दिया, सेल। और यही आपकी कोशिका की पहली बार इसने क्या किया था, खोज किया था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये चैम्बर। अब देखिए इसको और प्रैक्टिकली बताता हूँ। जैसे मान लीजिए जब जीवित अवस्था में होगा, तो चूँकि कोशिका में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है केंद्रक न्यूक्लियस, कोशिका का नियंत्रण कक्ष। ध्यान रखिएगा, कोशिका का कंट्रोल रूम। कई बार सवाल पूछा जाता है कि कोशिका का नियंत्रण कक्ष, जैसे हमारे शरीर का नियंत्रण कक्ष कौन है, ब्रेन, ठीक उसी तरह से, क्योंकि पूरी बॉडी को, हमारी पूरी बॉडी को कौन सुचारू रूप से चला रहा है, ब्रेन। अगर ब्रेन नहीं होता तो पागल की तरह आदमी घूमता। ठीक उसी तरह से कोशिका की संपूर्ण जैविक प्रक्रिया को, कोशिका की भूख, जैसे हमारे शरीर में हमको भूख लगना, हमको दौड़ना, टहलना, घूमना, जो रोज़मर्रा की लाइफ है, यानी जैविक प्रक्रिया का मतलब है कि जो हम सुबह से लेकर शाम तक जो हम प्रोसेस करते हैं, यानी सुबह उठना और दौड़ना, जो भी काम आप करते हैं, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो मेंटल एक्टिविटीज़ हो, जो भी काम हम करते हैं वो क्या है, हमारी जैविक प्रक्रिया है। उस जैविक प्रक्रिया को चलाता कौन है, ब्रेन। तो ठीक उसी तरह से इस कोशिका में जो लिविंग थिंग्स कोशिका होगी, उस कोशिका को ऊर्जा कौन देगा, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर इसके बाद अगर किया जाए तो उस कोशिका को सुचारू रूप से चलाता कौन है, चलाता है कौन, केंद्रक न्यूक्लियस। यानी अगर हम यहाँ अगर हम यहाँ से आगे बात करें तो केंद्रक, इस कारण से आगे मैं केंद्रक के बारे में बात करूंगा। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक की खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था, 1831 में किया था। ध्यान रखिएगा, आगे केंद्रक पूरा टॉपिक आपका आएगा, लेकिन यह हल्का सा बता रहा हूं क्योंकि केंद्रक से अटैच करके। तो कोशिका का नियंत्रण कक्ष, कंट्रोल रूम ऑफ सेल, कंट्रोल रूम ऑफ सेल या कोशिका का ब्रेन किसे कहा जाता है, केंद्रक को। जब केंद्रक होगा तो समस्त जैविक प्रक्रिया कोशिका की चलेगी, तो कोशिका में विभाजन होगा और वह कोशिका आगे चलकर किसका निर्माण करेगी, ऊतक का। और ऊतक आगे चल के किसका निर्माण करेगा, अंग का। अंग आगे चलकर किसका निर्माण करेगा, अंग तंत्र का। और अंग तंत्र ही आगे चलकर किसका निर्माण करेगा, संपूर्ण बॉडी का। इसी प्रकार आगे इस तरह की पूरी सीरीज चलेगी। और अब यहाँ से अगर हम लोग फिर बात करें तो ये मेरा क्या था, आपकी कोशिका। और कोशिका जो थी वो निर्जीव अवस्था में रॉबर्ट हुक ने। अब यहाँ ध्यान दीजिए, रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। यहाँ से बात भी किया था, माइक्रोग्राफिया। और माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक का लेखक माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है, रॉबर्ट हुक।
इसी पुस्तक में इसने इस कोशिका की संरचना के बारे में बात किया था। ठीक है, इतनी बात तो सिर्फ रॉबर्ट हुक से याद रखिएगा। दूसरी बात अगर अब यहाँ से एक नया सवाल जो बनता है, बार बार पूछा जाता है कि भाई ठीक है, रॉबर्ट हुक ने तो कोशिका निर्जीव कोशिका की खोज किया, फिर हम लोगों ने बात किया था माइक्रोग्राफिया। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, तो इतना चीज़ तो कहाँ से लिया हमने कि किसके बारे में, रॉबर्ट हुक के बारे में। माइक्रोग्राफिया पुस्तक किसने लिखा, रॉबर्ट हुक ने। एक सवाल बार बार पूछा गया। अगला अगर हम यहाँ से फिर बात करें तो फिर हमारे पास से जो टॉपिक मिल के आ रहा है, बन के आ रहा है, वो ये आ रहा है कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया। ध्यान दीजिएगा, जीवित कोशिका के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जीवित कोशिका। और अगर जीवित कोशिका के बारे में बात किया जाए तो जीवित कोशिका की खोज 1674 में एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था एंटनी वॉन लीवेनहॉक। एंटनी वॉन लीवेनहॉक कब 1674 में 74 में एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम है एंटनी वॉन लीवेनहॉक। एंटनी वॉन लीवेनहॉक के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एंटनी वॉन लीवेनहॉक, याद रखिएगा। एंटनी भी कहीं कहीं लिखता है, एंटनी वॉन लीवेनहॉक। एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका, याद रखिएगा, जीवित कोशिका की खोज किया। और एंटनी वॉन लीवेनहॉक को बैक्टीरियोलॉजी का पिता, यानी बैक्टीरिया का बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, बैक्टीरिया का। उस बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है उसे बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। और बैक्टीरियोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है, याद रखिएगा, एंटनी वॉन लीवेनहॉक को। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जीवित कोशिका 1974 में एंटनी वॉन ने क्या किया, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया, डिटेल बात किया। यानी जीवित कोशिका की खोज पहली बार किसने किया, याद रखिएगा, सवाल कई बार पूछा जाता है कि जीवित कोशिका की खोज पहली बार किसने किया। तो ज़्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं, रॉबर्ट हुक को लगा देते हैं, जबकि रॉबर्ट हुक तो 1665 में निर्जीव कोशिका की खोज किया, यानी मृत कोशिका की खोज किया। तो जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। और एंटनी वॉन लीवेनहॉक से यहाँ दो बातें और याद रखिएगा, 1674 में किया। और एंटनी वॉन लीवेनहॉक को और कहा जाता है बैक्टीरियोलॉजी का पिता। इसने क्या किया था, स्पायरोगायरा नामक शैवाल था जो जीवित अवस्था में था। जीवित अवस्था में स्पायरोगायरा नामक शैवाल की कोशिका का पहली बार स्टडी किया। और अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, स्पायरोगायरा, तो पहली बार अगर सवाल कहीं पूछे कि किसकी कोशिका पहली बार खोजी गई, जीवित कोशिका, किस जीव की जीवित कोशिका, जैसे एक सवाल ले लेते हैं यहाँ से, किस जीवित कोशिका की खोज पहली बार की गई, है ना, किस जीवित कोशिका की खोज पहली बार की गई। अगर ऑप्शन दिया आपके पास शैवाल, इस तरह से देख लीजिएगा, कवक, कई बार पूछा गया सवाल है, कवक, फिर इसके बाद दे दिया प्रोटोजोआ, फिर इसके बाद दे दिया एनिलिडा। अच्छा, देखिए यहाँ से, जैसे एक सवाल यहाँ से बनता है कि जीवित कोशिका की खोज किस जीव में पहली बार की गई, जीवित कोशिका की खोज किस जीव में पहली बार की गई, ध्यान रखिएगा, किस जीव में पहली बार की गई। तो अगर आपके पास ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी दिया, और ऑप्शन आपके पास दिया, ऑप्शन दिया शैवाल, बी नंबर पे ऑप्शन दिया कवक, सी नंबर पे ऑप्शन दिया प्रोटोजोआ, चौथे नंबर पे ऑप्शन दिया यूगलिना। क्या दिया, यूगलिना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो अब मैंने यहाँ से बात किया कि एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने पहली बार स्पायरोगायरा, और स्पायरोगायरा है क्या, एक प्रकार का शैवाल है, यानी स्पायरो, ध्यान रखिएगा, यहाँ से चाहे आप नोट्स बना सकते हैं कि पहला पॉइंट से यहाँ आप डाल सकते हैं कि
जीवित कोशिका की खोज एंटनी वान लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज किया। किसने किया था? स्पाइरो गायरा। और स्पाइरो गायरा है क्या? एक प्रकार का क्या है? शैवाल। अब यहाँ देखिएगा, तो यहाँ एल्गी जिसको बोलते हैं, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं काई, शुद्ध समझिएगा। स्पाइरो गायरा एक प्रकार का क्या है? शैवाल या काई है ना। हिंदी और डिटेल में समझिए यहाँ से। तो यहाँ सवाल क्या पूछा था कि जीवित कोशिका की खोज पहली बार किसने की? तो जीवित कोशिका की खोज पहली बार किसमें की गई? निम्नलिखित में से शैवाल है, कवक है, प्रोटोजोआ है, यूग्लिना। तो बहुत से लड़के गलती क्या करते हैं, तो प्रोटोजोआ लगा के चले आते हैं या जो मन में आया वो। लेकिन अब याद रखिएगा यहाँ क्या पूछा गया सवाल, जिसके बारे में पूछा गया शैवाल है, क्योंकि स्पाइरो गायरा पहला ऑप्शन तो स्पाइरो गायरा, चूंकि स्पाइरो गायरा है क्या? एक प्रकार का शैवाल। अगर मान लीजिए सवाल इस तरह से दे दे, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से, अगला सवाल ले लेता हूं, निम्न में से जीवित कोशिका में निम्नलिखित जीवित कोशिका पहली बार खोजी गई थी या खोज की गई थी? जीवित कोशिका की पहली बार खोज की गई थी, खोजी गई थी, ऐसे समझ लीजिएगा। अब देखिए, अब ऑप्शन में क्या दे रहा है? ऑप्शन को हटाता हूं। ऑप्शन में दे रखा है, एन ऑप्शन में दे रखा है अमीबा, ठीक। अब ऑप्शन दे रखा अमीबा के बाद दे रखा है यूग्लिना, फिर ऑप्शन दे रखा है वायरस, और फिर ऑप्शन दे रखा है स्पाइरो गायरा। तो क्या आंसर लगा के आएंगे? स्पाइरो गायरा, क्योंकि वहाँ शैवाल, क्यों? क्योंकि शैवाल के फॉर्म में दिया था। यहाँ क्यों स्पाइरो गायरा? क्योंकि स्पाइरो गायरा एक प्रकार का है क्या? शैवाल। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि अक्सर हम लोग गलती यही करते हैं, बच्चे मैक्सिमम यहाँ गलती करते हैं। तो ये इतनी चीज़ें यहाँ से छोटी छोटी चीज़ें थी, इस चीज़ को हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। और इस चीज़ को जब अगर आप आगे कंटिन्यू करें तो यहाँ से फिर से हम लोग कई सवाल लेंगे और इसके साथ बेसिक चीज़ भी कुछ लेंगे। देखिए बेसिक चीज़ में फिर हम समझते हैं अगले पॉइंट्स पे अगर हम यहाँ से बात करें तो हमारे पास टॉपिक आता है कि ठीक है साइटोलॉजी तो है, लेकिन साइटोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन क्या किसका किया जाएगा, कैसे। देखिए दो टर्मोलॉजी फिर हमारे पास आती है। एक टर्मोलॉजी आती है साइटोलॉजी। आप नोट्स बना लीजिएगा पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि बीच बीच हम छोड़ते जाते हैं तो आप ऐसे लिखते चले जाए कि हाँ जो पॉइंट्स बोला है मैंने। जैसे साइटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाएगा, कोशिका का। लेकिन ध्यान रखिएगा कई बार सवाल यहाँ से पूछा गया है, किसका अध्ययन किया जाता है, कोशिका का अध्ययन, स्टडी ऑफ सेल। लेकिन अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये तो साइटोलॉजी की बात हुई। साइटोलॉजी में फिर अगर बात किया जाए तो साइटोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है, साइटोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है ना। तो साइटोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है, याद रखिएगा ये सवाल ही है, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा अगला पॉइंट है मेरा, साइटोलॉजी का पिता कहा जाता है रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक को कहा जाता है साइटोलॉजी का पिता। अब ध्यान दीजिए अगला सवाल यहाँ से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, बार बार पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ क्या बन रहा है कि आधुनिक साइटोलॉजी का पिता, आधुनिक साइटोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है, आधुनिक साइटोलॉजी का पिता सीपी स्वानसन को कहा जाता है। मोस्ट पॉइंट सीपी स्वानसन। ये बहुत बार सवाल पूछा गया है, क्योंकि सब जगह गलती रॉबर्ट हुक लगा के आते हैं आप लोग। यहाँ शब्द क्या दिया है भाई, आधुनिक, मॉडर्न साइटोलॉजी। फिर एक सवाल यहाँ आता है कि ठीक है मॉडर्न तो है, लेकिन अब अगर सवाल पूछे कि भारतीय साइटोलॉजी का पिता, भारतीय साइटोलॉजी का पिता, तो भारतीय साइटोलॉजी का पिता किसे कहा जाएगा, आप लिख लीजिएगा। भारतीय साइटोलॉजी का पिता ए के
शर्मा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? A.K. शर्मा को। ये सब सवाल आए हुए हैं। अब ध्यान दीजिए, कोशिका में संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई की बात कर रहा है। फिर अब यहाँ ध्यान दीजिए कि भारतीय साइटोलॉजी का पिता A.K. शर्मा, मोस्ट पॉइंट, क्योंकि आजकल ये रॉबर्ट हुक को छोड़ करके कहाँ सवाल बना रहा है? C.P. स्वानसन से और A.K. शर्मा को। यानी यहाँ कितने साइंटिस्ट हमारे पास आ चुके हैं? अभी तक 4 साइंटिस्ट आए। कौन कौन से? एक तो रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का पिता। रॉबर्ट हुक ने पहली बार डेड सेल की खोज किया। रॉबर्ट हुक ने पहली बार कोशिका की खोज किया। एक साइंटिस्ट हमारे पास यहाँ आता था हर्टबिंग, याद होना चाहिए, हमने पिछली वाली वीडियो में बताया था हर्टबिंग, क्योंकि हमने बताया था कि साइटोलॉजी जो वर्ड था, शब्द था, ये बताया था मैंने पिछले वाली वीडियो में, अरस्तु से ज्वाइंट किया था कि जिस तरह से अरस्तु को बायोलॉजी का पिता कहा जाता है, लेकिन लैमार्क और ट्रेविनस को लैमार्क और ट्रेविनस ने बायोलॉजी शब्द दिया था, ठीक उसी प्रकार से साइटोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। लेकिन साइटोलॉजी शब्द किसने दिया था? हर्टविंग ने दिया था। याद रखिएगा, हर्टविंग ने दिया था। और हर्टविंग और कुछ नहीं काम किया था, सिर्फ यहाँ पे एक साइंटिस्ट और आया, जीवित अवस्था वाला। तो जीवित अवस्था में कोशिका की खोज पहले किसने किया था? एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। यानी एक और आया हमारे पास, कौन? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ये एंटनी वॉन लीवेनहॉक क्या था? जीवित कोशिका की खोज किया था। जीवित कोशिका की खोज, ध्यान रखिएगा, जीवित कोशिका की खोज किया था, है ना? अब याद रखिए, यहाँ से इतने सवाल बन रहे हैं, फैक्चुअल। तो ये तो थी मेरे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से निकले हुए सवाल जो बार बार अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम हॉल में। अक्सर भारतीय साइटोलॉजी का पिता पूछा जा चुका है, कोशिका शब्द किसने दिया था? हर्टविंग ने दिया था। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? याद रखिएगा, मैं बार बार इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि आप वीडियो का अगर लेक्चर के इस वीडियो का अगर आप नोट्स ना ही बना पाएँ, कहीं जाते रहें और अगर सुन लें, तब भी आपको सवाल मिलेगा। क्योंकि मैंने बताया था कल इसके पहली वाली वीडियो में हमने बात आपसे की थी कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, और एक बच्चे ने कमेंट किया, फ़ोन पे बात भी किया था, बताया कि सर ये बीएड में सवाल आया है लीवर। मैंने बताया था एकदम सीधा सवाल, मैंने पहले ही बताया था कि मैं जितना चीज़ बोलता हूँ कहीं एग्ज़ाम आप देने जाएंगे तो 100% है, आशा है, क्योंकि वहाँ से ले कर सवाल कराया जाता है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे लेक्चर से ही आपको मिल जाएंगे। अगर आप नोट्स बनाने की बात सोच रहे हैं तो आप ऐसे नोट्स बना लीजिए, रफ कॉपी रखिए, पेन रखिए, जैसे मैं बोलता जाता हूँ वैसे वैसे पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चले जाइए। आगे इस चीज़ को फिर मैं बात करता हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ। फिर यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये तो साइटोलॉजी था। अब थोड़ा सा छोटा और बड़ा ले लेते हैं। जैसे सबसे छोटी कोशिका सभी को पता है, ज़्यादातर बच्चे जानते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। क्या है सबसे छोटी कोशिका? माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका जब भी पूछेगा आपसे सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो क्या आंसर लगा के आएंगे? माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल्स, सबसे छोटी कोशिका। लेकिन अब ध्यान दीजिए, यहाँ से जो अक्सर कन्फ्यूजन सवाल देता है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का बैक्टीरिया है, जिसके बारे में हम अगर बात करें तो इसका एक नाम और दिया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं PPLO। और PPLO का फुल फॉर्म पूछा गया है कई बार। PPLO है क्या, पहले समझिए यहाँ से। PPLO प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेन्स या ऑर्गेनिज्म कई बार देता है। ठीक है, PPL और U, यानी PPLO प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अब ध्यान दीजिए, कई बार सवाल यहाँ से पूछा गया, माइक्रोप्लाज्मा को और किस नाम जाना जाता है? PPLO के नाम से जाना जाता है। मान लीजिए आप सवाल क्वेश्चन करने गए, और एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट अगर हम यहाँ से ले तो इसी माइक्रोप्लाज्मा को बोला जाता है माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम,
ठीक, अगला पॉइंट माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। एक पॉइंट और पकड़िएगा यहाँ से, माइक्रोप्लाज्मा लेडलबी। ठीक, लेडलबी। अब पकड़िएगा, ये एकदम नया बता रहा हूँ आपको। यूट्यूब पे मैं आप बहुत वीडियो देखेंगे लेकिन आपको नहीं मिलने वाला, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। इतना डिटेल में नहीं मिलने वाला है, इतना डिटेल में नहीं मिलने वाला है। सब पेड वर्ड क्लास में कभी कभी देते हैं, लेकिन हमारा पढ़ाने का तरीका ये है कि कोई चीज़ आपका नहीं छूटेगा। गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि कोई भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा। हाँ, समय थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन एक एक चीज़ को क्लियर करूँगा। ठीक है, प्लीज़ ध्यान दीजिए इस चीज़ को। इसलिए यहाँ से पकड़िएगा, माइक्रो सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा को और किस नाम जाता है? पीपीएलओ। पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अगला है, इसी माइक्रोप्लाज्मा को, इसी पीपीएलओ को और किस नाम जाना जाता है? माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। इसी माइक्रोप्लाज्मा को और किस नाम जाना जाता है? माइक्रोप्लाज्मा लेडलबी। यानी 4 चीज़ें, इसके 4 नाम है। जैसे माइक्रोप्लाज्मा का है, ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा का अगला नाम किस नाम जाना जाता है? कई बार सवाल पूछा जाता है कि माइक्रोप्लाज्मा को और किस नाम से जाना जाता है। हालांकि ऐसा सवाल अभी बना नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका ये कि जितना प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर एग्जाम हुए हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस का हो, चाहे यूपीआरओ, अभी आरओ का एग्ज़ाम लगा हुआ है, आरओ में सवाल आ सकते हैं, या फिर एमपीपीएससी एग्ज़ाम की बात किया जाए, जहाँ से भी आप बात करेंगे हर जगह से क्वेश्चन बनेगा। लेकिन पकड़िएगा पॉइंट्स को, सवाल कैसे बना हुआ है और कैसे एक बार सिविल में यहाँ सवाल निकाला हूँ। दिखाता हूँ आपको कैसे सिविल में सवाल पूछा गया है। जैसे एक बार सवाल यहाँ से हल्का से दिया कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो अक्सर बच्चा क्या करता है? रट्टा मार के गया है पीपीएलओ, रट्टा मार गया पीपीएलओ। जब उसे पीपीएलओ नहीं मिला, अब उसे माइक्रोप्लाज्मा नहीं पता है, उसे माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नहीं पता है, माइक्रोप्लाज्मा लेडलबी, जबकि उसी का नाम है, वो नाम बदल देता है। एग्जामिनर क्या करता है? देखिए यहाँ 4 सवाल बनते हैं। सवाल दिया सबसे छोटी कोशिका, तो पीपीएलओ ठीक है, रट्टा मान लिया। अगली बार पीपीएलओ आंसर नहीं दे दिया, क्या आंसर दिया? माइक्रोप्लाज्मा। तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए? माइक्रोप्लाज्मा। अगर माइक्रोप्लाज्मा भी आंसर नहीं दिया है, समझिएगा सवाल को, अगर माइक्रोप्लाज्मा भी आंसर नहीं दिया तो क्या हो जाएगा? माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम 100% दिया होगा। से स्टेटमेंट सही है, हाँ देता है ना, लिखित में से सत्य है, निम्नलिखित में से सत्य है। तो अगर मान लीजिए निम्न में से, ऐसे भी दे सकता है, निम्न में से सही है। अब देखिए कुछ नहीं कहा है, सही है, या यहाँ दे दिया निम्नलिखित में से, तब आपको दिमाग लगाना होगा, निम्नलिखित में से सही है, या फिर क्वेश्चन में कहीं कहीं ऐसा भी दे देता है निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका है। अब देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया? माइक्रोप्लाज्मा एक नंबर। 2 नंबर पे क्या ऑप्शन दिया? पीपीएलओ। 3 नंबर पे क्या दिया? माइक्रोप्लाज्मा समझ जाइएगा, गैलीसेप्टिकम। चलिए मैं लिख देता हूँ, अच्छा, गैलीसेप्टिकम। ठीक, चौथा ऑप्शन आपके पास क्या दिया है? माइक्रोप्लाज्मा लेडलबी। माइक्रोप्लाज्मा लेडलबी। ठीक, अब देखिए माइक्रोप्लाज्मा लेडलबी। अब पकड़िए, यहाँ पे क्या क्वेश्चन, अब ऑप्शन में क्या दे रखा? ए, बी, सी और डी। एकदम हट के पढ़ा रहा हूँ आपको, एकदम हट के पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि मैं नीचे से, बेस से लेकर कहाँ तक लेके जाऊँगा, इसको टॉप तक लेके जाऊँगा। मैंने आपसे बताया भी था इस चीज़ को। देखिए यूपीएससी में, यूपीएससी का स्टैंडर्ड क्या है, पकड़िए, थोड़ा सा अपने दिमाग को थोड़ा खोलिए। और ये मैं कह सकता हूँ कि आपको यूट्यूब पर इस तरह की कई जगह आप जहाँ देखेंगे आपको कोई चीज़ मिलने वाली नहीं है, क्योंकि मेरा पढ़ाने का अंदाज एकदम अलग है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन निकालते हैं। पहला ऑप्शन दिया 1 2 3 सही है। दूसरा ऑप्शन दिया 2 3 4 सही है। तीसरा ऑप्शन दिया 1 2 3 4 और लास्ट आंसर दिया चौथे नंबर पे, डी नंबर पे ऑप्शन दिया, इनमें से
से कोई नहीं, ये सीडीएस में सवाल पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, इसमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अब आपको भाई पता है ना इस चीज़, ध्यान देखिएगा, इस चीज़ को बता रहा हूँ, आपको पता है कि सबसे छोटी कोशिका तो एक ही नाम है और एक ही नाम के बारे में बात किया है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर क्या आएगा, एक नंबर भी सही है, मतलब 1 2 3 4, तीनों चारों हमारे क्या हैं, इसका मतलब सही आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा। एकदम हट के चीज़ बता रहा हूँ, यूपीएससी में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। आजकल तो पीसीएस के प्री और आरओ वगैरह में भी कभी कभी इस तरह के 1-2 सवाल मिल जाते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर मान लीजिए इसी सवाल को कई बार रिपीट किया, यहाँ लिख दिया सबसे छोटी, मान लीजिए नहीं भी लिखा निम्नलिखित में से सत्य है, क्योंकि आईएएस के सवाल में सीधे यही बात देता है, निम्नलिखित में से सत्य है प्री स्तर पे। अब आप इतना पता होना चाहिए कि माइक्रोप्लाज्मा मतलब सबसे छोटी, पीपीएलओ मतलब सबसे छोटी की बात करने जा रहे हैं। एक करेक्टर मिल रहा है, क्योंकि वहाँ ये पूछना चाह रहा है सत्य के बारे में। अब यहाँ देखिए सब कुछ करेक्टर क्या है, एक जैसे मिल रहे हैं, तो सब कुछ करेक्टर एक जैसे अगर मिल रहे हैं तो एक साथ आएंगे, 1 2 3 और 4, और हमारा आंसर क्या होगा, सी। तो ये तो हमने यहाँ पे छोटी की बात किया। अब आगे अगर हम यहाँ से बात करें तो हमारे पास जो टॉपिक आता है वो सबसे बड़ा। अब देखिए सबसे बड़ा सबसे छोटा की बात जो कर लेते हैं वो डिटेल में बात कर लेते हैं। तो पीपीएलओ के बारे में इतनी समझ चुके होंगे आप लोग। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे में, यानी ऑस्ट्रिच एग में शुतुरमुर्ग के अंडे की जो कोशिका होती है। जब भी आपसे सवाल पूछे, बहुत लोग जानते भी होंगे, फैक्चुअल सवाल भी है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, शुतुरमुर्ग के अंडे में। कन्फ्यूजन कहाँ होता है, छोटे में। कब माइक्रोप्लाज्मा आंसर लगाएंगे, बता दिया मैंने, ये चारों नाम एक हैं और ये चारों में से एक आंसर आपको मिलना तय है। फिर यहाँ शुतुरमुर्ग के अंडे के बारे में अगर आगे बात किया जाए, फिर इसके बाद कोशिका के बारे में बात कर लेते हैं। कोशिका का सबसे बड़ा अंग, ध्यान रखिएगा, कोशिका का सबसे बड़ा अंग, क्योंकि छोटा बड़ा बात कर रहा हूँ। कोशिका का सबसे बड़ा अंग। अब कोशिका के अंदर चल रहा हूँ, कोई कोशिका विज्ञान चल रहा है ना, तो कोशिका के अंदर कोशिका का सबसे बड़ा अंग या ऑर्गन होता है, कोशिका का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है कौन सा, लवक। अभी बात करूंगा लवक के बारे में डिटेल में, क्योंकि लवक में 3 पार्ट निकाल के सामने लाऊंगा। लवक में हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। जो कि बार बार यहाँ सवाल पूछा जाता है कि मिर्चे का रंग हरे से लाल कैसे हो गया, टमाटर हरा से लाल कैसे हो गया, लाइकोपीन, कैप्सेंथीन, मिर्चा तीखा क्यों है, ये सब वर्णन कौन करता है, ये काम कौन करता है, लवक। याद रखिएगा। तो सबसे बड़ी कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, लवक। एक पॉइंट पे सवाल यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा, सबसे छोटा कोशिकीय अंग कई बार पूछा गया है, सबसे छोटा। अभी लवक के बारे में डिटेल में बात करूँगा, हो सकता है कल वाले लेक्चर में नहीं तो परसों वाले लेक्चर में लवक आ जाएगा। यहाँ लवक को हम लोग क्लासीफाइड करेंगे, लवक में वैज्ञानिक भी निकालेंगे, ठीक है। अभी यहाँ इतना आप याद रखिए कि कोशिका का, क्योंकि छोटा बड़ा चल रहा है, कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन है, लवक। सवाल दिया कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन है, ऑप्शन दिया केंद्रक, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक के आंसर लगा के आएंगे लवक। वनडे टाइप के एग्जाम में हमेशा हर एग्जाम में पीसीएस तक में सवाल पूछे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, बहुत बार एकदम पिछले 2000 जो आरओ का पेपर हो रहा है, जो इसका प्री स्तर पे पेपर हुआ था, देख लीजिएगा पेपर, इसका पुराना जो पेपर हुआ था, जिसका पेपर 9 तारीख को होने वाला है, लगा हुआ है, कैंसिल हो चुका था, उसमें एक सवाल पूछा था कि कोशिका का सबसे छोटा अंग निम्नलिखित में से होता है। तो अब यहाँ याद रखिएगा, कोशिका के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। कोशिका का सबसे छोटा अंग राइबोसोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम को कहा जाता है। कोशिका का सबसे बड़ा अंग किसे कहा जाता है, लवक को इंग्लिश में कहा जाता है प्लास्टिड। और इसके 3 पार्ट होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। अभी ये डिटेल में बात करूंगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए सबसे छोटा अंग कौन सा है, राइबोसोम। यही सवाल पूछा गया था, और ये सवाल नहीं था सवाल, बल्कि ये था
कि कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, प्रोटीन का घर किसे कहा जाता है, प्रोटीन का हाउस किसे कहा जाता है। मैक्सिमम लड़के माइटोकॉन्ड्रिया लगा के आते हैं। अरे भाई माइटोकॉन्ड्रिया तो कोशिका का पावर हाउस है। कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन होता है, राइबोसोम, और राइबोसोम को ही कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, या कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री के साथ साथ यहाँ ध्यान रखिएगा राइबोसोम को प्रोटीन का घर भी कहा जाता है। किसका कहा जाता है, कोशिका का। ठीक, ये सवाल यहाँ से निकला। अब आइए बात करते हैं थोड़ा सा मानव शरीर के बारे में बात कर लेते हैं, छोटा बड़ा निकाल लेते हैं और सवाल जैसे बार बार सवाल यहाँ से, क्योंकि हर एग्जाम को लेके चलना पड़ रहा है। जैसे एक सवाल यहाँ से और पूछा है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग। अब पकड़िएगा, अगर लेंथ के आधार पे पूछता है तो लेंथ के आधार पे क्या होगा, त्वचा। क्या होगा, त्वचा। सबसे बड़ा अंग क्या होगा, त्वचा। अगर भार के आधार पे बात करें तो भार के आधार पे जब त्वचा नहीं दिया होगा, चूंकि उसमें शर्त लगाया होगा, त्वचा लंबाई के आधार पे अगर बात किया जाए तो त्वचा सबसे बड़ा अंग है। लेकिन मानव शरीर की सबसे लंबी अगर कोशिका पूछेगा, याद रखिएगा मानव शरीर की सबसे लंबी अगर कोशिका पूछे तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है, मानव शरीर, क्या याद रखिएगा, बार बार बोल रहा हूँ, मानव शरीर यानी हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका यानी इसको अंग्रेजी में कहा जाता है नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स। न्यूरॉन सेल्स, इसे कहा जाता है तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर का सबसे लंबा अंग। अगर अंग की बात करेगा तो मैंने बताया ना, कोशिका सबसे छोटी इकाई है। कोशिका के बाद ऊतक का निर्माण होता है, ऊतक के बाद अंग का, अंग के बाद अंग तंत्र का निर्माण होता है। यह अंग पूछा है। लेकिन अगर भार के आधार पे बात करेगा, भार के आधार पे बात करेगा तो भार के आधार पे अगर पूछे कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन होता है, शायद बीएड के सवाल में पूछा भी गया है, कुछ भी नहीं दिया। अगर त्वचा नहीं दिया है, बड़ा दिया है, त्वचा नहीं दिया है तो कंडीशन लगा के देगा सवाल में। तो यहाँ ध्यान रखिएगा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है, तो यहाँ लगा के आइएगा क्या, लीवर, जिसको हम लोग बोलते हैं यकृत, हिंदी में जिसको हम लोग बोलते हैं यकृत। लीवर मानव शरीर का सबसे बड़ा क्या है, अंग। भार के आधार पे इसका वेट होता है 1.5 किलोग्राम। पूछा गया सवाल है 1.5 किलोग्राम, 1.5 किलोग्राम। अब देखिए सबसे बड़े की बात कर रहा है ना। यहाँ पे एक सवाल और पूछा जाता है कभी कभी कि मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि, चाहे बाह्यस्रावी ग्रंथि कहेगा, और बाह्यस्रावी ग्रंथियों में कौन आता है, लीवर। अभी मैं बात करूंगा क्योंकि हमारे शरीर में 3 तरह की ग्रंथियां पाई जाती हैं, अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी और मिश्रित, है ना। अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी और मिश्रित। जैसे अंतःस्रावी ग्रंथियों में अगर बात करेगा तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड, और अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि कौन होती है, पीयूष ग्रंथि, जिसको हम लोग बोलते हैं मास्टर ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगला हमारा सवाल फिर निकला कि अगर भार के आधार पे बात करेगा, भार के आधार पे अगर बात करेगा तो क्या आंसर लगा के आएंगे, अंग में लीवर। अगर लंबाई के आधार पे बात करेगा तो क्या आंसर लगा के आना हमको, त्वचा। ठीक, अब पकड़िए फिर से। तो ये इतने तरह के सवाल यहाँ से हमने निकाले। आगे फिर से डिटेल बात करूँगा कि यहाँ से अगर अब आगे बात किया जाए तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे, लिख लीजिएगा इसको, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड, इसको बोला जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड। अगर एंडोक्राइन ग्लैंड की बात किया जाए तो कौन सी होती है, थायराइड, जो यहाँ पाई जाती है गले में, थायराइड ग्रंथि। ठीक, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, यही बात पूछा, और यहाँ क्या लगा दिया, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी
ग्लैंड, सबसे छोटी जिसको हम लोग बोलते हैं मास्टर ग्रंथि, जो यहाँ पाई जाती है जस्ट हमारे ब्रेन के पश्च भाग में पाई जाती है, पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी। तो यहाँ छोटा बड़ा, बाकी जब चैप्टर खुलेगा तो और डिटेल में बात करूँगा। तो ये यहाँ से कोशिका के बारे में बात किया। अब कल हम लोग बात करेंगे कोशिका कितने प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक की यूकैरियोटिक, है ना, इसके बारे में बात करें। तो इस पूरे टॉपिक में मैक्सिमम सवाल हमने यहाँ से निकालने की कोशिश किया, आपको समझाया भी है। तो ये थोड़ा फैक्चुअल चीज़ें थी, आप इसको बार बार अगर आप बार बार इसको सुनेंगे तब भी आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, एकदम बिल्कुल अलग चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। कमेंट के बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पे आप लोग करते क्या हैं, जो भी कमेंट करना है बिल्कुल आप प्रतिक्रिया अपनी दीजिए कि सर हाँ आपका वीडियो अच्छा लग रहा है, या मान लीजिए कहीं कमी भी हो रही है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं है, इस पृथ्वी सतह पे कोई भी जीव परिपूर्ण नहीं है, तो हम तो कोई बात ही नहीं, हम तो मानव जाति की अगर बात किया जाए, क्योंकि परिपूर्ण होने का मतलब फिर पढ़ाने कोई नहीं मतलब निकला। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, उसको हम लोग पूरी तरह से क्या करेंगे, सही करने की कोशिश करेंगे कि हाँ वीडियो अच्छी नहीं आ रही है, या फिर वीडियो को और अच्छा बनाया जाए। जो भी प्रतिक्रिया आप देना है दीजिए, या किसी एग्जाम को लेकर दीजिए। तो ठीक है, इसी के साथ हम लोग इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं, कल अगले टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।